हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएनपी एनालिसिस में। आज आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 7 में, जिसमें आपको पता होगा कि हम डेली रिया डाबी मैम और सत्यम गांधी सर, ये सत्यम गांधी सर की कॉपी है और ये रिया डाबी मैम की कॉपी है। इनकी पीएसआईआर की जो कॉपी है, पीएसआईआर के जो इनके आंसर्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। केवल डिटेल में डिस्कस नहीं करते, उस टॉपिक पे पूरी क्लियरिटी ले लेते हैं कि उस टॉपिक के बारे में क्या है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनमें अगर आप रिया डाबी मैम और सत्यम गांधी सर के दोनों के आंसर अगर मिला के पढ़ लें तो टॉपिक अपने आप में ही खत्म हो जाता है। तो ऐसा ही हम कुछ करने वाले हैं। अगर वीडियो पे आप नए आए हैं तो आप, मैं ये नहीं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो आप कर ही देंगे, वो करें ना करें आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलूंगा कि इसके जो लास्ट 6 एपिसोड आ चुके हैं आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, आपको उन वीडियोस से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो ग्राम्सियन कंसेप्ट के ऊपर है। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन पे। आप देख लीजिएगा कि ये हमने ऐसे वीडियो डिस्कस कर चुके हैं पूरे, ठीक है। कई बार अलग से मैं सुब्रता रंजन मैम के नोट्स भी दिखा चुका हूं आपको कि सुब्रता रंजन मैम के नोट्स में क्या क्या मिलता है। तो आज हम एक कुछ नया कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आज क्वेश्चन है वो है ग्राम्स्की कंसेप्ट से। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ग्राम्स्की थ्योरी विद इट्स रिकंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द रिलेशंस बिटवीन बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर एंड रिकास्टिंग पावर एज हेजेमनी मार्क्स ए मेजर ब्रेक थ्रू इन मार्क्सिस्ट थ्योरी। मैं इनके आंसर को शुरुआत करूं उससे पहले आपको पता होगा जो ग्राम्स्की है वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करता था, लेकिन उसने अपनी एक नई आइडियोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की, जहां पे उसने कल्चरल हेजेमनी का कंसेप्ट दिया। जहां पे ग्राम्स्की ने कल्चरल हेजेमनी का कंसेप्ट दिया। इस कंसेप्ट के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, जहां पे इसने बोला कि सुपर स्ट्रक्चर जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। सुपर स्ट्रक्चर में इसने बताया, क्या हो गया अरे, सुपर स्ट्रक्चर में इसने बताया कि सुपर स्ट्रक्चर में जो है अपने स्कूल्स, कॉलेज या जो ऐसी स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी जो है ये सारी चीज़ें अपने इंक्लूड हो जाती हैं। फिर इसके बाद इसने कुछ नए इंटेलेक्चुअल्स का भी नाम दिया था, जिसको इसने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बोला एक को, और एक को इसने ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल बोला, ठीक है। तो ये कुछ जो सारी चीज़ें थे ग्राम्स्की ने दी हैं। और अगर आपने ये टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है तो ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे होंगे ग्राम्स्की से। तो यही मेरा एक कंसेप्ट है कि अगर आप आंसर पढ़ेंगे तो आप शायद ज़्यादा आसानी से समझ जाएं। ये मैंने थोड़ा सा आपको ग्राम्स्की के बारे में बताया था, ठीक है। शुरुआत करते हैं रिया डाबी मैम के आंसर से। इन्होंने लिखा क्या है, तो लिखते हैं ये, ग्राम्स्की इज कंसिडर्ड द, पहले क्वेश्चन समझ आ गया ना। इसमें बताना है कि बेस और सुपर स्ट्रक्चर और जो उसने पावर एज हेजेमनी की बात की है वो मार्क्सिस्ट थ्योरी में एक ब्रेक थ्रू लेके आई है, उसके पे आपको कमेंट करना है। ग्राम्स्की इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर इन मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स। ये इंट्रोडक्शन है, ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्शन है। ही रिकंसेप्चुअलाइज्ड मार्क्स थ्योरी एंड गेव राइज टू न्यू मार्क्सिज्म। इंट्रोडक्शन में 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो इन्होंने ग्राम्स्की के बारे में बता दिया कि भाई उसका क्या क्या जो इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या क्या रहा है। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा बॉडी पे आते हैं। तो ग्राम्स्की बिलीव्ड दैट कल्चरल नेशनलिज्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्टिंग ए नेशन। इन्होंने बताया कि नेशन के लिए कल्चरल नेशनलिज्म होना बहुत आवश्यक है। ये होते हैं कीवर्ड्स जो अपने को 0.25 नंबर एक्स्ट्रा दिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद 0.50 भी हो सकते हैं यार, है ना, तो ज्यादा सीरियस मत लो। इन हिज प्राइजन नोटबुक क्यों नाम पड़ा इसका आपको पता होगा कि जो मुसोलिनी था उसने इसको ग्राम्स्की को जेल में डलवा दिया था, तो इन्होंने फिर जेल में अपनी एक बुक या जो आप बोल लीजिए राइटिंग की, उसका नाम पड़ गया प्राइजन नोटबुक। ही अपोज्ड मुसोलिनीज रूल एंड वांटेड टू रिवाइव इटलीज ग्लोरी। तो इन्होंने बताया कि जो मुसोलिनी का रूल था उसको इन्होंने अपोज करने की बात की और इन्होंने बोला कि इटली की ग्लोरी जो है वो दोबारा से डेवलप होनी चाहिए। बोला ऐसा कुछ है जो अभी तक समझ नहीं आया हो, बहुत आसान चल रहा है ना 15 नंबर में। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, हम क्वेश्चन लिखते में डरते हैं, हम डरते हैं कि भाई मतलब पीएसआईआर का आंसर है, हम लिखेंगे क्या, अपन लिखेंगे क्या, है ना। सबसे बड़ी बात ये नहीं होती कि लिखेंगे क्या, सबसे बड़ी बात ये होती है कि लिखेंगे, अपन लिखेंगे, जो आता है वो लिखेंगे। और ये चीजें अपनी एक्सरसाइज के साथ साथ खुद डेवलप हो जाती हैं कि अपने को क्या लिखना है। तो मैं इस टॉपर्स कॉपी के माध्यम से भी बता रहा हूं कि लिखते सरल हैं लेकिन समझना कठिन है, और वो समझ कब आएगी जब हम बहुत सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आगे लिखते हैं, टेकिंग क्यू फ्रॉम ब्रिडेटो क्लोस। ये एक मतलब जो ग्राम्स्की आप उसके ग्लू टाइप मान लीजिए। ही व्यूड कल्चरल एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। उसने देखा कि कल्चर यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ही डिडंट सी सुपर स्ट्रक्चर एज डिपेंडेंट ऑन द बेस। उसने बोला कि सुपर स्ट्रक्चर जो है वो बेस पे डिपेंड नहीं है। बेस में क्या आता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। बेस में क्या आता है आपका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्या आता है, बेस में आता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे इन्होंने बात करने की
कोशिश की। फिर क्या बोला कि सुपर स्ट्रक्चर एज डिपेंडेंट ऑन द बेस, रेदर सुपर स्ट्रक्चर एज ऑटोनोमस इटसेल्फ। सुपर स्ट्रक्चर तो अपने आप में ऑटोनोमस है, उसकी तो अपनी खुद की औकात है। ही इज द कॉल्ड द थ्योरेटिशियन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, इसीलिए उसे थ्योरेटिशियन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या लिखा है इन्होंने, जो ग्राम्स्की का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंटीग्रल स्टेट। आप देखिएगा सत्यम गांधी सर ने भी लिखा हुआ है इंटीग्रल स्टेट के बारे में। तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपने टॉपिक डीप में पढ़ा है तो जितने भी टॉपर हैं वो सारे लगभग सेम आंसर लिखते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये सोचते हो कि हवा में पढ़ के, कम पढ़ के आप बेहतर आंसर लिख दोगे, तो नहीं लिख पाओगे। आपने जो कंसेप्ट है वो सेम होना चाहिए, जब ये नंबर मिलने की संभावनाएं होती हैं। स्टेट एज ए पॉलिटी, अब इसमें दो भाग में बांट दिया, सिविल सोसाइटी और एक होता है पॉलिटिकल सोसाइटी, जो स्टेट एज ऑल पॉलिटी है ना। तो सिविल सोसाइटी में चर्च, एजुकेशन आ गया और बेस में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, मैंने आपको बता ही दिया था। इंटीग्रल स्टेट किसको बोलते हैं अपन, जो दो भाग में बट गया, सिविल प्लस पॉलिटिकल। सिविल प्लस पॉलिटिकल, इसको क्या बोल देते हैं, इंटीग्रल स्टेट। नेक्स्ट बात करते हैं ही has given the concept of integral state whichever combines both state and civil society। बात होगी इंटीग्रल स्टेट की। मैं बताऊं थोड़ा सा इंटीग्रल स्टेट उन्होंने क्यों दिया था। उन्होंने बोला था कि भाई ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो सिविल सोसाइटी होती है, ये भी तुम्हारे बेस पे डिपेंड डालते हैं, क्योंकि लोग ना ये तुम्हारे बेस पे डिपेंड डालते हैं, क्योंकि लोग ना आपस में मान लेते हैं कि जो हम पे रूल कर रहा है वो सही है, जो हम पे रूल कर रहा है वो सही है, या अगर उनको लगता भी है कि हमारा सप्रेस कर रहा है, लेकिन वो भी फिर भी वो उसको झेलने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर आप सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी में ये चला जाएगा मैसेज कि भाई आपका सप्रेशन हो रहा है, तो हो सकता है कुछ चेंज आए, और वो चेंज जो है वो बेस को भी चेंज कर सकता है। इसीलिए इन्होंने क्या लिखा था, सुपर स्ट्रक्चर इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन या ऑटोनोमस कंसेप्ट। ग्राम्स्की बिलीव्ड दैट हिस्ट्री विल चेंज ओनली व्हेन द सुपर स्ट्रक्चर चेंज। मैं भी आपको बता रहा था ना, सुपर स्ट्रक्चर जब चेंज होगा हिस्ट्री जब भी चेंज होगी, अदरवाइज तो लोग मान के ही बैठे हैं कि भाई ठीक है चल रहा है। ही बिलीव्ड इन ए कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशन। वो ऐसा नहीं है कि एक दिन रिवॉल्यूशन आ गया। अगर मान लो एक दिन रिवॉल्यूशन का क्या मतलब था इनका, कि भाई आज सारे जो गरीब हैं, जो सारे गरीब हैं वो आ गए, उन्होंने जो है अपर क्लास जो है, बुर्जुआइज क्लास जो है उसकी, या कैपिटलिस्ट क्लास जो है उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया, कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ, है ना। खुद आके दोबारा क्लासेस में, अपर क्लास में आके बैठ गए, खुद रूल करने लगे। क्या गारंटी है दोबारा से कि वो जो बुर्जुआइज क्लास है वो उसमें कन्वर्ट नहीं होंगे? ऐसा भी तो कुछ कंसेप्ट हो सकता है ना। क्लासलेस सोसाइटी कब तक चलेगी जो समाज की रियलिटी नहीं है? तो इसीलिए कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशन चाहिए। और कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशन में आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं यार, है ना। सती प्रथा था, जैसे सती प्रथा था, ठीक है। हालांकि मैं इसे इकोनॉमी से रिलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मान लो सती प्रथा था, ठीक है। अब सती प्रथा किस टाइम बहुत सही माना जाता था, लॉज में, कस्टमरी लॉज में, कि हाँ यार ठीक है ना, अपने हिंदूज में होता है। लेकिन एक कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशन चला, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आके सती प्रथा बंद हो गई। कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशन चला और सती प्रथा के नेगेटिव्स लोगों को पता पड़े और सती प्रथा बंद हुई। अब सेम ऐसे आप इसे इकोनॉमी में रिलेट कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे ग्राम्स्की believes that civil society manufactures the consent or builds hegemony for the ruling class। अब सिविल सोसाइटी में कौन कौन होता है? जैसे अपने टीचर्स हो गए। सिविल सोसाइटी में कौन कौन होता है? जैसे अपने टीचर्स हो गए, या मान लो कुछ इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, या कुछ डॉक्टर्स हो गए। अब वो क्या काम करता है? वो बोलता है कि हाँ जो चल रहा है सही चल रहा है। यानी टीचर क्या करेगा? जैसे मान लो उसके सिलेबस में लिखा है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी है, तो टीचर भी क्या बोलेगा? गवर्नमेंट बच्चों बहुत अच्छी है। बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ गया कि गवर्नमेंट अच्छी है, कुछ ना कुछ कमी हम में होगी जिस वजह से हम गवर्नमेंट से बाहर हैं। इंजीनियर में क्या? क्योंकि उसे रोजगार दिया स्टेट ने, भाई स्टेट बहुत अच्छा है यार, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। डॉक्टर क्या है? उसे रोजगार मिल रहा है। तो ये सारी चीजें दिखाते हैं कि अगर सिविल सोसाइटी जो है यही हेजेमनी बनाती है, यही बोलती है कि जो गवर्नमेंट है वो सही काम कर रही है। हेजेमनी डिफाइंस द लिमिट ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस की लिमिट क्यों? जैसे मैंने आपको बताया ना, उसने बता दिया कि भाई हाँ ये सही है, गवर्नमेंट जो है वो सही कर दिया है ना। और जैसे पैट्रियार्की और ब्राह्मणिज्म का एग्जांपल दिया। पैट्रियार्की हमको भी लगता है पैट्रियार्की सही है ना। अगर मान लो आप 20 साल पहले चले जाओ तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके खिलाफ कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशन चल रहा है, और वो रिवॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पैट्रियार्की है वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक हेजेमनी का कंसेप्ट यहाँ पे ग्राम्स्की ने दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो इन्होंने पैट्रियार्की से रिलेट कर दिया, ये अपने इंडिया में रिलेट कर दिया। इंडिया में ब्राह्मणिज्म तो इंडिया में पर्टिकुलर रिलेट कर दिया, तो यहाँ पे आप अपने इंडिया से, अपने एग्जाम्पल से भी रिलेट कर सकते हैं। ये भी चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने फिर? ग्राम्स्की पॉइंट्स आउट द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इन बिल्डिंग हेजेमनी। इंटेलेक्चुअल्स मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे इंटेलेक्चुअल होते हैं, और स्पेशली बताते हैं कैपिटलिज्म की हाँ भाई ठीक काम कर रहा है कैपिटलिज्म जो है।
जो बड़ाई करते हैं यानी कि जो सपोर्ट करते हैं कैपिटलिज्म को, उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स, उसे बोलते हैं अपन ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। मैं एक आपको बहुत एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे चर्च फादर्स थे, इन्होंने लिख ही दिया है, मैं ही क्या दूं अब, है ना, वो सपोर्ट करते थे गवर्नमेंट को। लेकिन अपने एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने गवर्नमेंट को अपोज किया, उन्होंने दलित के लिए बात की, उन्होंने दलित के लिए बात की, उन्होंने दलित को बताया कि भाई तुम्हें मतलब तुम कहीं ना कहीं सप्रेस हो रहे हो, तुम्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उनको अपन बोल देंगे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, उनको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। तो ये अंतर है ट्रेडिशनल में और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल में। ऑर्गेनिक जो ट्रेडिशनल होते हैं वो तो हेजेमनी बनाते हैं, और जो ऑर्गेनिक होते हैं वो काउंटर हेजेमनी डेवलप करते हैं। ये चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, ग्राम्स्की एडवोकेट्स द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स टू बिल्ड ए काउंटर हेजेमनी और द कोलिशन ऑफ सबअल्टरन क्लास। ठीक है, ये चीज अपने को समझ आई। देखो मैं साथ के साथ समझा भी दूं। He suggests that supervisors in factories will be appropriate for this role since they belong to the working class and are in contact the capitalist। अब जैसे मान लो सुपरवाइजर है, अब उसके सुपरवाइजर बीच में, अब उसे वर्कर से भी बात होती है उसकी, और उसका जो बॉस है उससे भी बात होती है। अब बॉस ने उससे बोला कि अपने वर्कर को ये बताना है कि 12 घंटे काम करना एक गवर्नमेंट के फेवर में, नेशन के फेवर में। अभी बॉस ये जो आया, ये जो सुपरवाइजर आया, बोला वर्कर से, देखो 12 घंटे काम करोगे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, ये है वो है। वर्कर को भी लगा बात तो बंदा सही कर रहा है ना, बोला तुम कितने भी सप्रेस हो जाओ लेकिन देश के लिए लड़ना है ना। तो कहीं ना कहीं कहां पे डेवलपमेंट आ गया, कहां पे ये एक चीज समझ आ गई कि एक हेजेमनी डेवलप कर दी उस बॉस ने। अब वर्कर को लगा, अब इस जो वर्कर के बच्चे होंगे वो भी यही सुनेंगे, ये समझेंगे, तब उनको क्या लगेगा कि ये सही है, ये सही है। ठीक है, हमारे माँ बाप पढ़े ही नहीं जो हमें ऐसी नौकरी करनी पड़ रही है या उनको ऐसी नौकरी करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हेजेमनी डेवलप करा दी। ये चीज आ गई समझ में। थो द बार ऑफ पोजीशन, अब ये ग्राम्स्की ने दो कंसेप्ट दिए थे, बार ऑफ पोजीशन और बार ऑफ मैन्यूवर, और इन दोनों को गांधी जी ने सबसे बेस्ट यूज किया है, इन दोनों का गांधी जी ने सबसे बेस्ट यूज किया है। मैं आपको बताता हूं दोनों में अंतर क्या है, बार ऑफ पोजीशन और बार ऑफ मैन्यूवर में। समझ लीजिए, पहले गांधी जी क्या बोलते थे, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, है ना भाई, सब साथ आओ, महिला साथ आओ, मुस्लिम साथ आओ, ये साथ आओ, वो साथ आओ। वो था बार ऑफ पोजीशन, वो आपको बता रहे थे कि आप लड़ सकते हो, आप नेशन के लिए, आप नेशन हो और आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हो। यानी कि उन्होंने एक चीज बताई, हाँ भाई यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो इसके लिए क्या उन्होंने डेवलप किया, बार ऑफ पोजीशन, आपकी एक पोजीशन डिस्क्राइब की कि आप कौन हो। बार ऑफ मैन्यूवर, क्विट इंडिया मूवमेंट आया, क्विट इंडिया मूवमेंट आया, वायलेंस हुआ, वायलेंस हुआ, गांधी जी ने बोल दिया भैया मैं वायलेंस को कंडेम नहीं करूंगा, वायलेंस सही कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ ये वायलेंस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की जैसा करनी वैसी भरनी। तो ये हो गया बार ऑफ मैन्यूवर, यानी कि आप एक पोजीशन में लाके और उनको बार ऑफ मैन्यूवर में यूज कर दो। ऐसे ही आप पहले क्या करोगे, बार ऑफ पोजीशन में पहले वर्कर को बताओगे कि भाई तेरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वो समझ जाएगा एक दिन आके कि हाँ यार मेरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसका खून उबल रहा है। फिर आप उसे बार ऑफ मैन्यूवर में लाके खड़ा कर दोगे कि अब तेरा खून उबल रहा है तो जाके उड़ा दे जिसको तुझे उड़ाना है। तो ये होता है बार ऑफ पोजीशन और बार ऑफ मैन्यूवर, और ग्राम्स्की ने इस कंसेप्ट को दिया। और फिर क्या करेगा, बार ऑफ मैन्यूवर यूज करके वर्कर जो है कैप्चर कर लेगा स्टेट और सिविल सोसाइटी को, और फिर वो चेंज कर देगा सुपर स्ट्रक्चर को, और फिर वो अपनी ओन हेजेमनी जो है वो डेवलप कर लेगा। तो ये था कंक्लूजन, जहां पे इन्होंने वर्कर को लास्ट में दिखा दिया, जो मार्क्सिस्ट फिलोसफी कहती है कि भाई वर्कर जो है वो अपनी ओन हेजेमनी डेवलप करेगा। ये चीज यहाँ पे इन्होंने लिख दी। अब बताओ, क्वेश्चन कठिन था कि अपने लिखते ही नहीं है ना, अपने लिखते ही नहीं है ना, ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये थी रिया डावी मैम की कॉपी। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सत्यम गांधी सर की कॉपी। सेम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको पता है हम सेम ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं बता रहा हूं टॉपिक समझ आ जाएगा, सेम क्वेश्चन का मतलब मेरा ये भी होता है, ये तो हम ज्यादा आगे आ गए है ना, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, ये भी हम ज्यादा आगे आ गए क्या, रुको एक मिनट, 2B वाला क्वेश्चन है, देखते हैं यही है शायद, है ना। ग्राम्स्की थ्योरी, क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया यार, क्वेश्चन क्या ही पढ़ाऊं, है ना। दोबारा ग्राम्स्की थ्योरी पे बात करनी है। इन्होंने देखो क्वेश्चन पे जैसे रिकंसेप्चुअलाइजेशन, रिलेशन बिटवीन बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, मेजर ब्रेक थ्रू, ये आप पेपर में भी अंडरलाइन कर सकते हो क्वेश्चन में, फिर आप देख सकते हो। इंट्रोडक्शन, ग्राम्स्की के बारे में शुरू करा है। मोस्ट प्रोफाउंड थिंकर इन मार्क्सियन आइडियोलॉजी, ही वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इटालियन कम्युनिस्ट, इन्होंने इसकी पार्टी का भी नाम दे दिया इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। बाज पुट इन द जेल बाय मुसोलिनी, दस हिज मेजर आइडियाज आर फाउंड इन द प्रेजेंट नोटबुक एंड मॉडर्न प्रिंस, ये इसकी 2 बुकों के नाम दे दिए।
हो गया इंट्रोडक्शन, पर्सनल इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं ग्राम्स्की के कंसेप्ट पे। तो ग्राम्स्की का मेजर कंसर्न वाज टू इन्वेस्टिगेट द व्हाई रिवॉल्यूशन डिडंट एक्कर इन इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट एज प्रेडिक्टेड बाय मार्क्स। यार मार्क्स ने क्या बोला था कि हर जगह रिवॉल्यूशन होगा, और रिवॉल्यूशन होगा तो जो वर्किंग क्लास की हेजेमनी है वो डेवलप हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं। या जहां पे रिवॉल्यूशन हुआ उस पर भी दोबारा से फिर वो रिवॉल्यूशन परफेक्ट नहीं हुआ, वहां क्लासलेस सोसाइटी बनी ही नहीं। तो यार ग्राम्स्की ने सोचा कि कुछ तो गलती रह गई, है ना, ग्राम्स्की ने सोचा कुछ तो कमी रह गई, तो उसने दोबारा से सुपर स्ट्रक्चर देखा कि बेस सुपर स्ट्रक्चर क्या है, मार्क्स ने क्या बताया था। फिर उसने अपना कंसेप्ट दिया इंटीग्रल स्टेट का। इंटीग्रल स्टेट में बंदे ने बताया कि स्टेट और सिविल सोसाइटी जो है वो तो होते हैं इंटीग्रल स्टेट। बोलो रिया डावी मैम ने भी ये डायग्राम यूज किया था, नहीं किया था, है ना। मैं जब भी तो बोलता हूँ सारे टॉपर्स सेम लिखते हैं, ठीक है, तो सारे टॉपर्स सेम लिखते हैं तो तुम भी सेम लिखो। और नीचे क्या हो गया, बेस में इकोनॉमिक बेस हो गया। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स्की सिविल सोसाइटी, फैमिली, मीडिया, स्कूल जो मैं बता रहा था, इज द पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड दे आर ऑटोनोमस टू द बेस। ऑटोनोमस टू द बेस मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं है, बेस पर डिपेंड नहीं है। सिविल सोसाइटी एक्ट एज क्यूशन टू प्रोटेक्ट पॉलिटिकल स्टेट फ्रॉम शॉक्स। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी जैसे मान लो मोदी जी हैं, जैसे मान लो मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मोदी जी हैं और एक राहुल गांधी है, ठीक है। राहुल गांधी को मान लो वर्किंग क्लास वर्कर है राहुल गांधी, उसने बोला हमारी इकोनॉमी बहुत बेकार चल रही है जी, हमारी इकोनॉमी तो एकदम गड्ढे में गिर गई जी, है ना। अब मोदी जी को तो कुछ पता नहीं है इकोनॉमी के बारे में, लेकिन वहीं पे आके आरबीआई का गवर्नर जो है ना, आरबीआई के जो गवर्नर है वो कुछ आके बोल देते हैं नहीं हमारी इकोनॉमी सही है, देशों में कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, सबकी इकोनॉमी गिर रही है, हम जो इकोनॉमी को सही से कर लेंगे। अब जनता के मन में क्या गया कि राहुल गांधी सही बोल रहा है कि आरबीआई का गवर्नर सही बोलेगा, जनता के मन में गया कि आरबीआई का जो गवर्नर है वो ज्यादा सही बोलेगा, तो इसीलिए जनता ने किसकी बात मानी, आरबीआई के गवर्नर की। तो इस आरबीआई के गवर्नर ने क्या किया, हेजेमनी डेवलप की, और वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है, लोगों को पता है कि इसे चीजें पता है, इसे समझ आती हैं, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे जो है ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल जो है वो फॉलो करते हैं, और ये यहाँ पे इन्होंने बताने की बात की है सत्यम गांधी सर ने कि जो शौक से पॉलिटिकल स्टेट जो होता है उन्हें शौक से बचा लेते हैं। He also give concept of hegemony and also say that civil society is controlled by the dominant class। अब यार आरबीआई का गवर्नर अगर मान लो मोदी जी के पक्ष में नहीं बोला तो कल को आरबीआई के गवर्नर को दोबारा आप पोजीशन दोगे क्या, उनका टाइम एक्सटेंड करोगे क्या, आप उनको राज्यसभा या लोकसभा कहीं भेजोगे क्या, नहीं भेजोगे, है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी कंट्रोल हो गए कि भाई देख लो वरना तो हम हैं ही जिंदाबाद, मोदी जी बोल देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि वो कंट्रोल होते हैं, सोसाइटी जो कंट्रोल होते हैं वो डोमिनेंट क्लास से कंट्रोल होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, ग्राम्स्की का मतलब पॉलिटिकल स्टेट इज स्ट्रक्चर ऑफ कोर्सन एंड सिविल सोसाइटी इज स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेशन। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, स्टेट ऑफ कोर्सन, मतलब वो तो आपको दबाएगी, डराएगी, धमकाएगी, जो पॉलिटिकल सोसाइटी है ना। मोदी जी तो राहुल गांधी को डराएंगे भैया, उसकी सदस्यता रद्द करेंगे ही, लेकिन जो सिविल सोसाइटी है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेशन, यानी कि वो कह दिया कि नहीं सब सही हो रहा है। जो सुबह व्हाट्सएप, एक चीज मैं बताऊं आपको, सिविल सोसाइटी कौन सी आज की, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना सुबह वाली, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, वो वाली जो है वो सिविल सोसाइटी, आप ऐसा मान के चल लो, ठीक है। हालांकि लिख मत देना पेपर में, गलत टर्म है, लेकिन एग्जाम्पल से आप याद कर लोगे कि ग्राम्स्की क्या कहता है, ठीक है। मैं बस आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्राम्स्की ऐसा ऐसा कहता है ना। तो ये सारी चीजें अपन यहां समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखते हैं सत्यम गांधी सर फिर, इट वर्क्स टू क्रिएट कंसेंट एंड लेजिटिमेसी अमंग मास दैट रूल इज इन देयर ओन इंटरेस्ट। यार वही चीज बार बार मैं बता रहा हूँ, वो बताते हैं कि हाँ भाई रूल जो है वो तुम्हारे लिए बना, जो वो क्या है, वो थ्री फार्मर्स बिल आए थे, उस पर भी तो यही काम हुआ था, लोगों ने बताया नहीं किसानों तुम्हारे पक्ष में है बिल, लेकिन बाद में लौटाना पड़ा, है ना। तो ये काम किसने किया था कि तुम्हारे पक्ष में, ये काम उनके ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल ने किया था, सिविल सोसाइटी ने किया था, जो बताने की कोशिश कर रही थी सब तुम्हारे पक्ष में है, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है, जरूरी नहीं है। ग्राम्स्की सेज दैट हेजेमनी अनलाइक पावर इज नॉट वन वे बट टू वे कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या कहना चाहते हैं, ऑफ कॉम्प्रोमाइज अमंग रूलर और रूल्ड। ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो हेजेमनी है वो ऐसे ही डेवलप हो जाएगी रूलर से रूल्ड की तरफ, ऐसा ही जरूरी नहीं है। ये जो हेजेमनी है दोनों तरफ से डेवलप होगी, यानी कि टू वे सॉल्यूशन है,
ठीक है, दोनों तरफ से आपको बातें करनी पड़ेंगी। दोनों तरफ से अगर मान लो मोदी जी आपसे मिलने आ जाएं, बेशक उन्होंने गैस का सिलेंडर 1150 का दे दिया है, लेकिन आप खुश हो जाओगे अगर आपसे वो मिल लेंगे, अगली बार वोट भी उन्हें दे दोगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो फिर वहीं पे रूलर को वो क्या बता के जाएंगे, नहीं नहीं देखो तुम देश के लिए भागीदार हो, ठीक है, तुम देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे दो, ऐसी ऐसी चीजें बता के जाएंगे जिससे मतलब हो सकता है कि लोगों को लगे हाँ भाई बंदा तो सही कह रहा है, चाहे अंदर कुछ भी हो, ठीक है। हो सकता है अच्छा भी हो बुरा भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह बुरा ही होगा। वो कुछ जो मोदी जी आपको अच्छी पॉलिसीज भी देंगे, मोदी जी जो है वो अच्छी पॉलिसीज भी देंगे, यानी जिससे आपको लगेगा कि हाँ भाई बंदा तो अपने पक्ष में ही है, ठीक है। तो ये काउंटर हेजेमनी ऐसे हेजेमनी ऐसे डेवलप की जाती है, ये ग्राम्स्की ने बताया। नेक्स्ट ग्राम्स्की ने क्या बताया कि एनी रिवॉल्यूशन वुड फर्स्ट नीड टू बी कैरिड आउट अगेंस्ट सिविल सोसाइटी विच ही टर्म्स बॉल ऑफ पोजीशन। मैंने आपको बॉल ऑफ पोजीशन पहले ही बताया था, है ना। बॉल ऑफ पोजीशन जैसे मैंने आपको सती प्रथा वाला एग्जांपल दिया, दोबारा से दे रहा हूं, है ना। या सती प्रथा छोड़ो यार, नया एग्जांपल लेते हैं, चाइल्ड मैरिज वाला लेते हैं, चाइल्ड मैरिज वाला एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, चाइल्ड मैरिज वाला। अब चाइल्ड मैरिज में क्या होगा कि आप मान लो राजस्थान में हो, तो हो सकता है आपको ना 4 डंडे पड़ जाएं अगर आपने बोल दी चाइल्ड मैरिज गलत है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं दिल्ली वगैरह में हो तो आपकी बात को समझ लिया जाए। अब वही चीजें राजस्थान से धीरे धीरे जाएंगी, आप बाकी सिविल सोसाइटी को समझाओगे नेगेटिव्स कि भाई ये खतरा है, ठीक है। अगर वो चीजें राजस्थान को थोड़े टाइम में समझ आ जाएंगे, बाकी जहां भी चाइल्ड मैरिज होती है उन लोगों को थोड़े दिन बाद समझ आ जाएगी, वो लोग खुद बोलने लगेंगे हाँ चाइल्ड मैरिज गलत है। तो कहीं ना कहीं आपने क्या पहले अपनी पोजीशन डिस्क्राइब की कि बॉल ऑफ पोजीशन, है ना, पहले आपने अपनी सिविल सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश की, और जब आपने ये कर दिया तो 10 ग्राम्स्की रेस्क्यूड मार्क्सिज्म फ्रॉम बीइंग, फिर मैं बता दूं शायद उन्होंने लिखना भूल गए ये, फिर आप क्या कर दोगे बॉल ऑफ टाइम आने पे, फिर आप क्या कर दोगे बॉल ऑफ मैन्यूअल वाला जो एक्शन है आप उसे यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दोगे। ये चीज समझ आ गई। फिर ये क्या लिखते हैं आगे, ये लाइन लिख देते तो यार 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता शायद। 10 ग्राम्स्की रेस्क्यूड मार्क्सिज्म फ्रॉम बीइंग क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म एंड अप्लाइड हिज आइडिया ऑफ रोल ऑफ कल्चरल फैक्टर इन मैन्युफैक्चरिंग बुर्जोइस रूल। तो उसने बताया कि ऐसा नहीं है खाली मतलब सब चीज जो है वो एक इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट की वजह से हो रही है, कुछ कल्चरल फैक्टर जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 10 He was also called theoretician of superstructure। बोलो दिया डावी मैम ने लिखा था, his concept of hegemony further helped Marxist in evolving theories like dependency theory। तो एक इसी की वजह से ग्राम्स्की की वजह से नई थ्योरी आई जिसका नाम क्या हो गया, डिपेंडेंसी थ्योरी। तो ये था एक पूरी कॉपी का एनालिसिस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्या कर दीजिएगा, क्या करोगे, अच्छे बच्चे हो तो सब्सक्राइब करोगे, चैनल को लाइक करोगे और वीडियो को क्या करोगे, शेयर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।